दिल्ली सरकार में 7 साल तक मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। अपने इस्तीफे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक को लेकर तंज किया और यमुना की सफाई के बहाने दिल्ली सरकार के निकम्मेपन को उजागर किया। गहलोत के इस्तीफे से एक बात तो साफ है कि केंद्र सरकार और एलजी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का जो सिलसिला सालों से चल रहा है वो केजरीवाल के सियासी प्लान का हिस्सा है। यही वजह है कि घपले घोटालों के सहारे केजरीवाल और उनके लोगों ने पार्टी के लिए तो जमकर फंड जुटाया, लेकिन काम करने के नाम पर सिर्फ आरोप लगाए। और जब कैलाश गहलोत एलजी से मिलकर अपने विभाग के काम करने लगे तो वे केजरीवाल की आंखों में खटकने लगे। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के पीछे से ये कहानी भी निकल कर सामने आई कि केजरीवाल को गहलोत के एलजी से मिलना पसंद नहीं था और वे गहलोत को इसके लिए मना भी कर चुके थे। बीजेपी में शामिल होने के अगले दिन कैलाश गहलोत ने केजरीवाल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। कैलाश गहलोत ने कहा कि मैं एक विचारधारा और सिद्धांत की वजह से आपसे जुड़ा था, लेकिन आप इसमें डाइल्यूशन ला रहे हैं। ऐसा रातों रात नहीं हुआ। दिल्ली के पूर्व मंत्री ने कहा कि कुछ चीजें समझने में समय लगता है। मैंने पार्टी छोड़ने की हिम्मत जुटाई। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ लोग और भी ऐसा करें। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में कुछ और नेता पार्टी छोड़कर अलग हो जाएंगे। गहलोत ने साफ तौर पर इसके संकेत दिए। गहलोत ने कहा कि मैंने अपने पत्र में आम आदमी पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण विस्तार से बताया। मुख्य मुद्दे वही हैं जिन मूल्यों के कारण हम आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं उन कार्यकर्ताओं में से एक था जो एक विचारधारा से जुड़े थे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं। मेरा मानना है कि पार्टी कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई जाती। ये असंभव है। जब लाखों करोड़ों लोग पार्टी में शामिल होते हैं और आम लोग एकजुट होते हैं तो वे आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं, मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़ते हैं। लेकिन अब ये कमजोर होती दिखाई दे रही है। विचारधारा सिद्धांत का कमजोर होना रातों रात नहीं होता, इसमें समय लगता है। जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने पार्टी छोड़ दी। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बपौती नहीं और न ही पार्टी को केजरीवाल ने बनाया। इस पार्टी पर हर किसी का उतना ही अधिकार है जितना अरविंद केजरीवाल का। गहलोत ने बहुत कायदे से ये बात केजरीवाल को समझाने की कोशिश की। पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया पर भाजपा नेता कैलाश गहलोत ने कहा कि 2018 में मेरे घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी, लेकिन मैं डरा नहीं। उस समय भी मुझ पर दबाव रहा होगा। सीबीआई ने मुझसे पूछताछ की और जितनी बार बुलाया मैं उनके सामने पेश हुआ। मैंने उनके सभी सवालों के जवाब दिए, तो उस समय भी डर रहा होगा। मेरी ईडी सीबीआई पूछताछ के बारे में कोई नहीं जानता। मेरा मानना है कि हर बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना या हर छोटी मोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं। जब ईडी ने मुझे समन भेजा तो मैंने उनके सामने पेश होकर सभी सवालों के जवाब दिए और हर संभव तरीके से सहयोग किया। उनके सवालों के जवाब दिए और हर संभव तरीके से सहयोग किया। तो उस समय भी डर रहा होगा। अभी मेरे खिलाफ कोई समन लंबित नहीं है, अभी कोई जांच लंबित नहीं है, तो ये डर किस बात का। कल भी मैंने कहा था, मैंने कभी डर या दबाव में काम नहीं किया और मुझ पर दबाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाते बनाते रह गए, तो उसने बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। अब पता चला कि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नजीर अहमद वानी उर्फ मुस्तफा बानी उर्फ जावेद इकबाल एक आतंकवादी है। नजीर अहमद फेसबुक पर वानी जावेद इकबाल के नाम से सक्रिय है। इस प्रोफाइल को खंगालने पर आम आदमी पार्टी से उसके जुड़ाव की पुष्टि होती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक पत्र में उसका नाम कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए शीर्ष 40 स्टार प्रचारकों की सूची में दर्ज है और यह पत्र 24 अगस्त 2024 को आम आदमी पार्टी के नोडल पर्सन विपुल डे ने जारी किया था। इसमें 38वें नंबर पर जावेद इकबाल का नाम का जिक्र है। पत्र की प्रतियां नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग को भी प्रेषित की गई थीं। नजीर ने इसे फेसबुक पर शेयर करते हुए पार्टी को धन्यवाद भी दिया। ये वही आतंकी है जिसने 1993 में उत्तर प्रदेश की देवबंद में पुलिस पर ग्रेनेड फेंका था और गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1994 में इस आतंकी को जमानत मिल गई। इसके बाद 17 नवंबर 2024 को श्रीनगर से जब यह आतंकी फिर पकड़ा गया तो पता चला कि नाम, वेशभूषा और जगह बदलकर वो करीब 30 साल से सबको चकमा दे रहा था। फरारी के दौरान ही उसने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी लड़ लिया। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल हो गया। नजीर अहमद वानी लगातार नाम बदलता रहा। देवबंद में दर्ज मुकदमे में उसका नाम नजीर अहमद है, लेकिन वो सहारनपुर में मुश्ताक अहमद के नाम से रहता था। ग्रेनेड अटैक के बाद फरारी उसने मुस्तफ़ा के नाम से काटी थी। इस मामले में जमानत मिलते ही वो कश्मीर वापस लौट गया और फिर अपना नाम जावेद इकबाल वानी रख लिया। पहले नजीर अहमद का पता जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में पड़ने वाले इंजक शरीफाबाद हुआ करता था। जमानत के बाद कश्मीर लौटकर वो बड़गाम जिले के ही सोई बुध कस्बे के पास गांव हाकर मुल्ला में रहने लगा।
पुलिस सूत्र बताते हैं कि जिस थाना क्षेत्र का नजीर अहमद वानी निवासी है, वहां लगभग 50 एक्टिव आतंकी अलग अलग समय में निकल चुके हैं। देवबंद में पुलिस पर ग्रेनेड अटैक के समय नजीर अहमद की उम्र करीब 20 वर्ष थी। वो अविवाहित था। जमानत के बाद कश्मीर लौटते ही उसने सबरीना नाजिर से निकाह किया। नजीर अहमद वानी ने 2024 का जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। उसने बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था और इससे पहले उसने नगर पालिका का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें भी उसे हार ही मिली। नजीर ने 1989 से 1991 के बीच पीओके और अफगानिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो 1991 में देवबंद आया और पहचान छिपा कर रहने लगा। इस दौरान उसने टोपी बेचने का धंधा किया। विधानसभा चुनाव के लिए नजीर अहमद ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें देवबंद के ग्रेनेड अटैक को लेकर जानकारी नहीं दी गई। केवल एक केस का जिक्र किया गया जो उसके खिलाफ जनवरी 2023 में बड़गाम जिले में दर्ज हुआ था। 1993 में नजीर अहमद पर पुलिस कर्मचारियों सहित आम नागरिकों पर ग्रेनेड फेंकने की घटना पर आईपीसी की धारा 307 और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इन दोनों मुकदमों में नजीर अहमद करीब 30 वर्षों से पेश नहीं हो रहे थे। बड़गाम के जिला एसएसपी निखिल बोरकार का कहना है नजीर अहमद के खिलाफ कश्मीर के किसी हिस्से में कोई आतंकवादी मामला दर्ज नहीं है। उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला है। नजीर अहमद के खिलाफ 20 मई 2024 को सहारनपुर की एक अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 17 नवंबर 2024 को यूपी की एटीएस ने उसे श्रीनगर से दबोच लिया। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद से कैलाश गहलोत ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोल खोल अभियान छेड़ दिया है। यही वजह है कि 15 अगस्त को झंडा फहराने के विवाद पर कैलाश गहलोत ने सीधे केजरीवाल को अपने रडार पर लिया और कहा कि अगर उन्होंने सही तरीके से नियमों का पालन किया होता तो उनका पत्र एलजी तक जरूर पहुंचता, लेकिन केजरीवाल ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जेल से पत्र भेजने का भी एक तरीका है। जब पत्र भेजना था तो उन्होंने पत्र जेल के मार्फत ही भेजना था। इतना ही नहीं, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ते ही बस स्टेशन पर प्रोटेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। डीटीसी बसों के कर्मचारी यूनियन के एक नेता ने बताया कि सरोजनी नगर बस अड्डे पर महिला कर्मचारियों का धरना शुरू हो गया। उन्होंने आगे कहा कि ये वो महिलाएं हैं जिन्हें ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया गया। महिला और पुरुषों के वेतन में 12-13 हजार रुपए का फर्क है। गहलोत के इस्तीफे के बाद डीटीसी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। खुद गहलोत और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि यहीं से आम आदमी पार्टी की पोल खोल शुरुआत होगी। गहलोत आम आदमी पार्टी की योजनाओं में हो रहे घोटालों को उजागर करेंगे। केजरीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था और अगले विधानसभा चुनाव में भी इस वादे को दोहराए जाने की तैयारी है। केजरीवाल महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की योजना ला चुके हैं। अब ऐसे में कयास हैं कि गहलोत केजरीवाल की इमेज को कम करने के प्रयास में हैं। डीटीसी असल में कैलाश गहलोत तभी आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले थे जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे। तब सबको लगा था कि गहलोत को उनके मंत्रालय सौंपे जाएंगे, लेकिन सारे मंत्रालय आतिशी को दे दिए गए। ये पहली बार था जब गहलोत का कद पार्टी में सबके सामने नीचा किया गया। गहलोत को पार्टी से मिला ये पहला झटका था। गहलोत ने केजरीवाल के झटके का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन केजरीवाल सरकार को दूसरा झटका उनकी तरफ से लगा। केजरीवाल जेल में थे। वे चाहते थे कि 2024 की 15 अगस्त को झंडा आतिशी फहराएं। इस पर जेल से निर्देश भी जारी किया गया, लेकिन दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के इस आदेश पर पानी फेर दिया। उन्होंने आतिशी की जगह झंडा फहराने के लिए गहलोत को चुना। गहलोत ने पार्टी की टॉप लीडरशिप के आदेश के ऊपर एलजी सक्सेना के आदेश को चुना। इस मौके पर उन्होंने आतिशी को तवज्जो मिलने से हुए अपमान का बदला लेने के तौर पर चुना। गहलोत ने पार्टी को कोई सफाई दिए बिना एलजी के आदेश को फॉलो किया। गहलोत इसके बाद से केजरीवाल और गहलोत आमने सामने आ गए। गहलोत को पता था कि वे यहां नहीं टिक पाएंगे। आम आदमी पार्टी में गहलोत पर बीजेपी के कार्यकर्ता होने का आरोप लगा। उनकी जगह आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज को तवज्जो मिली। यहां तक कि केजरीवाल जब जेल गए तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैलाश गहलोत इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब रहे, या यूं कहें कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें दूर रखा गया। केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया, जबकि सीनियरिटी के हिसाब से प्रमुख दावेदार गहलोत ही थे। पार्टी के भीतर भी गहलोत के नाम को लेकर सब एकमत थे, लेकिन विधायक मंडल की मीटिंग में अचानक आतिशी का नाम पेश किया गया और इस फैसले को लेकर न तो पार्टी विधायकों से राय ली गई और न ही आतिशी को सीएम बनाने के निर्णय पर उनकी कोई सफाई आई। सूत्रों की माने तो भी गहलोत पार्टी छोड़ने के मूड में थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें और इंतजार करने को कहा। गहलोत भी इस पर इमेज के साथ पार्टी से नहीं जाना चाहते थे कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वे पार्टी से रूठ गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव है, ऐसे में गहलोत बीजेपी के बड़े स्टार बनेंगे और केजरीवाल के गुब्बारे की हवा निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी ने फिर से उन्हीं मुद्दों को उठाया जो पहले पिट चुके हैं। मतदान के ठीक पहले राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की वही घिसी पिटी कहानी सुनाई और कहा कि बीजेपी की मदद से गौतम अडानी मुंबई की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी का ये प्रयास गलत समय पर गलत डिसीजन नहीं? राहुल गांधी बार बार उन्हीं मुद्दों पर ध्यान लगा रहे हैं जो पिछले चुनावों में पिट चुके हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करके क्या वो महाराष्ट्र में कांग्रेस को चुनाव जितवा देंगे? राहुल ने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना को एक व्यक्ति को आवंटित करने के लिए पूरी राजनीतिक मशीनरी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनुचित है और ये केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हम आश्वस्त नहीं हैं कि टेंडर कैसे दिए जा रहे हैं। केवल एक व्यक्ति को भारत के सभी बंदरगाह, हवाई अड्डे और संपत्तियां दी जा रही हैं। राहुल गांधी कोई पहली बार उद्योगपति अडानी को टारगेट नहीं कर रहे। इससे पहले भी वो हर मंच पर, हर सभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते को लेकर हमला करते रहे हैं। इस बार धारावी के बहाने अडानी और पीएम मोदी पर ही उन्होंने निशाना साधा, लेकिन हकीकत यह है कि धारावी का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र तो दूर मुंबई में भी चलने वाला नहीं। धारावी के लोगों को बरगलाकर कांग्रेस यहां से चुनाव जीत जाए, पर यह भी मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि धारावी के अधिकतर लोगों को एक घर का सपना साकार होता दिख रहा है जो मुंबई या किसी भी मेट्रो सिटी में मध्य वर्ग के लिए आज मुश्किल हो गया है। इसके पहले भी मुंबई में कई ऐसी झोपड़पट्टियां हैं जहां बीजेपी शिवसेना की पूर्व सरकार में हजारों लोगों का उद्धार हो चुका है। धारावी के लोग इस मामले में पिछड़ गए क्योंकि यहां राजनीति के चलते मामला लटकता रहा। 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी, तब पहली बार धारावी को रीडेवलप करने का प्रस्ताव रखा गया और इसके बाद 2003-04 में महाराष्ट्र सरकार धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान लेकर आई। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का और इसके 17 साल में पूरा होने की उम्मीद है, जबकि यहां रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट और इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी। अगर एक बार फिर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया तो जाहिर है कि जनता को अच्छा नहीं लगेगा। जनता सवाल पूछेगी, कांग्रेस जब कुछ नहीं कर सकती तो एक अच्छे काम का विरोध क्यों कर रही है? हो सकता है कि अडानी ग्रुप अपने फायदे के लिए योजना लेकर आ रहा हो, लेकिन फाइनली फायदा तो आम लोगों को ही होने वाला है। बिल्डर हो या सरकारी अधिकारी और नेता, सभी अपना फायदा तो देखते ही हैं। जनता भी यही समझ रही है। यही अडानी जब तेलंगाना सरकार का कोई प्रोजेक्ट लेता है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका विरोध नहीं करते और यही अडानी जब अशोक गहलोत के सीएम रहते राजस्थान सरकार के हाथ में लेते तो ईमानदार हो जाते। अडानी समूह के खिलाफ जिस तरह राहुल गांधी मोर्चे पर डटे हुए हैं वो उन्हें विरोधाभासी बना सकता है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सफाई पेश की थी कि वो विरोधाभासी नहीं, न ही पूंजीपतियों के खिलाफ हैं। फिर एक बार वही हरकतें कर रहे हैं जिससे उनकी छवि विरोधाभासी बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के विपक्ष ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के कुछ हालिया फैसलों को अडानी समूह के पक्ष में मोदानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के रूप में पेश किया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जुलाई में कहा कि राज्य में उनकी सरकार आने पर महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह के संयुक्त उद्यम धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को रद्द कर दिया जाएगा। मुंबई में राहुल गांधी का ये रूप यहाँ की जनता को पसंद नहीं आएगा। राहुल गांधी मुंबई में 36 सीटों पर भी अपनी उपस्थिति विरोधाभासी बनकर खराब कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक देख रही है कि कांग्रेस और शिवसेना राज्य में पहले पर्यावरण के नाम पर मेट्रो का काम रोका गया, कांग्रेस और शिवसेना राज्य में बुलेट ट्रेन को ठप कर दिया गया और अब धारावी प्रोजेक्ट को भी रोकने की कोशिश है जो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी मिलकर कर रहे हैं। वो पब्लिक को कितना पसंद आएगी ये नतीजों के बाद पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीट बंटवारे से लेकर पूरे चुनाव प्रचार तक कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे सीएम पद के लिए आपस में लड़ते रहे। उद्धव ठाकरे ने बहुत पापड़ बेले और कांग्रेस और शरद पवार तैयार नहीं हुए। तब कांग्रेस और पवार दोनों सीएम पोस्ट के लिए फॉर्मूला बताते रहे, लेकिन चुनाव प्रचार शुरू होते ही यूबीटी ने उद्धव ठाकरे को भावी सीएम के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। तो शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले का नाम और इस बीच कांग्रेस ने भी दावा किया कि सीएम तो कोई कांग्रेसी ही बनेगा। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस ने अपने तेवर ढीले कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच महाविकास अघाड़ी के हिस्सों के रूप में कांग्रेस भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करती हो, पर परिणाम के बाद पार्टी अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी। एमवीए को एकजुट रखने के लिए पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी से पीछे हट सकती है। इस गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी शामिल हैं। इससे पहले कई मौकों पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की दावेदारी पेश की। इससे पहले कई मौकों पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की दावेदारी पेश की। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में सबसे अधिक सीट पर चुनाव लड़ रही है।
पार्टी को उम्मीद है कि विदर्भ में पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा और गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में वो सफल होंगे। ऐसे में एमवीए बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में सफल रहता है, तब भी पार्टी जल्दबाजी नहीं करेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी स्थिति बनी तो भी पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐलान नहीं करेगी। पार्टी एमवीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद आगे कदम बढ़ाएगी। ये सवाल किए जाने पर कि अगर कांग्रेस के सबसे बड़े दल के बनने के बावजूद एमवीए का कोई घटक दल सीएम पद पर अपनी दावेदारी जताता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी एमवीए को एकजुट करने पर तरजीह देगी। जानकारों की माने तो मौजूदा राजनीतिक माहौल में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच एकजुटता अहम है। सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए एमवीए की एकजुटता को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। दरअसल एमवीए के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जताते रहे हैं और इसके साथ वरिष्ठ नेता पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी दावेदार हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि एमवीए में मुख्यमंत्री पद पर कोई झगड़ा नहीं होगा। एमवीए जीत की दहलीज तक पहुंचता है तो गठबंधन के बड़े नेता पहली मुलाकात में मुख्यमंत्री पर फैसला कर लेंगे। हालांकि वो मानते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी जता रहा है और इस बारे में अंतिम निर्णय गठबंधन को एकजुट रखते हुए किया जाएगा।